कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम जो हमारा लास्ट एपिसोड था उस एपिसोड में जो आदर्श और अनादर्श विलयन की कंप्लीट बात कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं अनादर्श विलयन से रिलेटेड। उन क्वेश्चंस पर हमें चर्चा करनी है और फिर मैं आज अनादर्श विलयन और आदर्श विलयन के ग्राफ के बारे में बात करता हूं। तो चलिए आज सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि CHCl3 जिसको आप क्लोरोफॉर्म कहते हैं, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, और जो हमारे पास है CH3CO इसको कहते हैं हम एसीटोन। तो ये दोनों हमारे पास है, इन दोनों का विलयन है वो ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कहलाता है। तो क्या कारण है कि इन दोनों का जो विलयन है, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कहलाता है। तो जरा देखिएगा, मैं क्लोरोफॉर्म अगर यहां बनाऊं तो कुछ इस तरह का है। वैसे ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो नहीं है, जनरल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं। और अगर मैं एसीटोन बनाऊं तो आपको कुछ इस तरह का बना लेना है। देखिएगा, क्लोरोफॉर्म में आप देखेंगे क्लोरीन की विद्युत ऋणता है वो ज्यादा होने के कारण क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। तो कार्बन भी हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिस कारण हाइड्रोजन पर प्लस आवेश आ जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कम हो जाता है, तो हाइड्रोजन पर है वो क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। सेम यही काम यहां है। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। तो ऑक्सीजन पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और ऑक्सीजन पर कैसा आवेश आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है। और इस प्लस और माइनस में एक अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, उसका निर्माण हो जाता है और हम इस आकर्षण बल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जब ये दोनों अलग अलग थे तो इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अंतराणविक आकर्षण बल है, कम था। लेकिन जब ये प्योर अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों को मिला दिया है तो दोनों के मिलने के कारण दोनों में क्या हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और हमने कहा था कि FAB जब ये ज्यादा हो जाते हैं किससे, FAA और FBB से, तो ऐसे विलयनों को ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। तो ये पहला आपके पास क्वेश्चन था कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का विलयन है उसको हम ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन क्यों कहते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। चलिए, सेम दूसरा क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है कि C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस H2O वाटर, इन दोनों का जो मिश्रण है वो धनात्मक विचलन वाला जो है अनादर्श विलयन कहलाता है। धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है वो कहलाता है। कारण क्या है, देखिएगा अल्कोहल है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पानी है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप छोटी क्लास 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, एक वाटर मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन जो है बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जबकि जो C2H5OH इसमें कुछ इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, HO, जैसे आप देख लीजिए C2H5, ये इस तरह का है। और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा हाइड्रोजन। तो अल्कोहल है उसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जब वाटर है उसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो नया जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो पानी है
वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी है वो अकेला प्योर फॉर्म में नहीं है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है पानी की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बंध सामर्थ्य विलयन में कमजोर हो गई। मतलब वो कैसा है, वो धनात्मक विचलन वाला है, वो अनादर्श विलयन आपके पास बन जाने वाला है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये वाला क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए एक क्वेश्चन और है जो वो भी पूछा जाता है, देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, वो भी ज्यादातर पूछा जाने वाला सवाल है, तो उस सवाल पे चर्चा करता हूं मैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन दोनों के मिश्रण को भी हम धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। देखिएगा किस तरह इन दोनों को हम धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। देखिएगा ये मेरे पास क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है, वही करना है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। एक मैं यहां और बना लेता हूं क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म बना लिया जी मैंने, और वही क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और क्लोरीन पे क्या मान लिया मैंने, आंशिक ऋणावेश मान लिया। हालांकि यहाँ सब पर आंशिक ऋणावेश आएगा, और यहाँ भी सब पर आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश। तो आप देखेंगे यहाँ प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। और मान लेते हैं, या हम इसे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह देते हैं, कि यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब क्लोरोफॉर्म अपनी प्योर स्टेट में था, तब क्लोरोफॉर्म के दो अणु थे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कैसा था, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट था। लेकिन जब मैंने इसमें मिला दिया CCl4, तो देखिएगा ये CCl4 है, वो एक अध्रुवीय अणु है, और वो इन दोनों के बीच में आ जाता है, और वो इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ये मान लेते हैं CCl4 है, तो जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, तो जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्लोरोफॉर्म के बीच में कौन आ जाता है, CCl4 आ जाता है, और CCl4 इस वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नहीं बनने देता है, और विलयन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, विलयन में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो कमजोर हो जाते हैं, ये स्थिति हो जाती है। और जब ये स्थिति हो जाती है तो आप जानते हैं ये स्थिति कैसी है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन की है। तो प्यारे बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल थे, एक एग्जाम्पल और है उस पर भी बात कर लेता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हालांकि एग्जाम्पल आपको याद ही रखने, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे बोर्ड में तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और है, वो भी कोरिलेट कर लेते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर, ये एग्जांपल था, ये था नेगेटिव डेविएटेड जो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। सबसे पहले तो इसको कैसे याद रखेंगे, अगर आप एसिड में पानी मिला के पी लो, है ना, तो एसिड अंदर सारा कुछ क्या कर देगा, गला देगा, अंदर सब कुछ क्या करेगा, नेगेटिव ही नेगेटिव करेगा। या आपके एसिडिटी बन जाती है तो वो भी आपकी बॉडी में कैसा इफेक्ट दिखाती है, नेगेटिव इफेक्ट दिखाती है। मतलब एसिड और वाटर के जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे के सारे कैसे हैं, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है। फिर भी हम इसको ऐसे कोरिलेट करते हैं कि जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डालते हैं तो ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ही ज्यादा उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है जब हम किसी अम्ल को पानी में डाल देते हैं। और हम जानते हैं कि जो विलयन उष्माक्षेपी प्रक्रम से बनते हैं वो कैसा विचलन दिखाते हैं, ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन वो होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी एग्जाम्पल है किसका, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, मैं ग्राफ की बात कर लेता हूं प्यारे बच्चों, और ये आदर्श और अनादर्श विलयन की जो राम कहानी है वो यहाँ खत्म हो जाती है। मैं यहाँ बोर्ड पे 3 कॉलम बना लेता हूं। देखिएगा मेरे पास यहां मैं आदर्श विलयन का ग्राफ बनाऊंगा,
और यहां बनाऊंगा धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और यहां बनाऊंगा मैं ऋणात्मक जो विचलन वाले हैं उनका जो अनादर्श विलयन है उनका ग्राफ यहां मैं प्लॉट करने वाला हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले जो अनादर्श विलयन हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। देखिएगा मेरे पास कोई भी विलयन बनाते हैं तो दो घटक होते हैं। तो मैंने इस x अक्ष पे तो ली है मोल भिन्न, और y अक्ष पे दो लाइनें ड्रॉ कर लिए क्योंकि मेरे पास दो घटक है। पहली बार हम मानते हैं xa बराबर 1 और xb बराबर 0, या आप कह सकते हैं जीटा a बराबर 1 और जीटा b बराबर 0, जो कि इस लाइन पे। यहां हम लेंगे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। दूसरी कंडीशन में मानने वाले हैं जीटा ए बराबर 1 और जीटा बी बराबर जीटा ए बराबर 0 और जीटा बी बराबर 1। मतलब क्या हुआ देखिएगा प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में केवल और केवल शुद्ध विलायक उपस्थित है जिसकी मोल भी 1 है, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ। और यहां इस अवस्था में केवल और केवल शुद्ध विलय उपस्थित है, उसमें कुछ और नहीं मिला हुआ है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं PA का क्या फॉर्मूला था। PA बराबर था P नॉट A जीटा A। तो अगर जीटा A की वैल्यू 1 रखेंगे तो PA बराबर क्या आ जाने वाला है, P नॉट A आ जाने वाला है। मतलब यहां जो अधिकतम वाष्प दाब होगा एक घटक का अधिकतम जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, P नॉट A होगा। तो ये A घटक का जो अधिकतम जो वाष्प दाब है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, P नॉट A होने वाली है। यहां देखेंगे आप, अगर PB का फॉर्मूला देखें तो सेम यही था, P नॉट B जीटा B। अगर जीटा B का वैल्यू 1 हो तो जो B घटक का अधिकतम वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब, वो क्या हो जाने वाला है, P नॉट B के बराबर हो जाने वाला है। तो यहाँ B का अधिकतम जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाने वाला है, P नॉट B हो जाने वाला है। देखिएगा प्यारे बच्चों, मैंने ऊपर नीचे क्यों बनाए हैं, क्योंकि दो अलग अलग घटक हैं और प्रत्येक घटक का वाष्प दाब है वो डिफरेंट होता है। दोनों घटक अलग अलग है, दोनों की वाष्पशीलता अलग अलग होगी, कुछ ना कुछ फर्क होगा और दोनों का वाष्प दाब अलग होगा। तो आप किसी को भी ऊपर और किसी को भी नीचे बना सकते हैं। मैंने ए को नीचे बनाया और बी को ऊपर बनाया। देखिएगा अब ए की मोल भिन्न 1 से 0 हो जाए, अगर यहाँ 1 की बजाय मैं 0 रखूं तो PA का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये P नॉट A से वाष्प दाब क्या हो जाएगा आपके पास, 0। जैसे ही 1 से 0 गया तो वाष्प दाब भी घटकर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां देखेंगे x भी 0 से 1 जा रहा है, मतलब वाष्प दाब 0 से बढ़कर क्या होता जा रहा है, अधिकतम होता जा रहा है। 0 से बढ़कर ये अधिकतम हो गया और वो अधिकतम मान कितना है, P नॉट B है। तो ये ग्राफ था वो PA का था, जो कि क्या था, P नॉट A जीटा A। ये वाला जो ग्राफ था वो PB का था, जो कि P नॉट B जीटा B था। ये के लिए, ये PB के लिए। और अगर आपको कुल वाष्प दाब निकालना है विलयन का, कुल वाष्प दाब निकालना है आपको विलयन का, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये वाष्प दाब आ जाएगा आपके पास किसका, विलयन का, P सॉल्यूशन का, जो कि क्या होगा, P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होता है, PA और PB के। मतलब मिनिमम वाष्प दाब P नॉट A हो सकता है और मैक्सिमम वाष्प दाब क्या हो सकता है, P नॉट B हो सकता है। और अगर हम मोल भिन्न XA या XB फ्रैक्शनल हो, भिन्नात्मक हो, तो वाष्प दाब इन दोनों वाष्प दाबों के बीच में परिवर्तित
होगा। मतलब इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। वाष्प दाब अगर मोल बिन भिन्नात्मक होगी, ये एक नहीं होगी, ये कुछ भिन्नात्मक होगी, ये भी एक नहीं होगी, ये भी कुछ भिन्नात्मक होगी, तो वाष्प दाब इन दोनों के बीच में परिवर्तित होता नजर आएगा। तो प्यारे बच्चों, आदर्श विलियन राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। तो मैंने राउल्ट के नियम से ही ये ग्राफ बना लिया है। तो राउल्ट के नियम से ही ग्राफ बनता है, और ये ग्राफ किसका है? आदर्श विलियन का ग्राफ है। और यही ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। अगर ये ग्राफ बनाना आता है तो आप धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलियन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलियन का ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। चलिए, कुछ नहीं करना है, मैं सेम यही ग्राफ यहां ड्रॉ कर रहा हूं। बस कुछ नहीं करना, हमें एक छोटा सा परिवर्तन करना है, और छोटे से परिवर्तन से आप इजीली जो है ये दोनों ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं। कोई समस्या वाला काम नहीं है। आपको एक छोटा सा परिवर्तन करके ग्राफ बनाना है। यहाँ एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0, यहाँ जीटा ए बराबर 0 और जीटा बी बराबर 1। यहाँ मोल भिन्न है, यहाँ वेपर प्रेशर है, काम सेम वही है। मैं बाकी सारे डाटा कुछ नहीं लिख रहा हूं। सेम जो डाटा यहाँ है, सेम वही डाटा क्या रहने वाले हैं, वहां रहने वाले हैं। ये ग्राफ है आपका पीए का, ये ग्राफ है आपका पीबी का, और ये ग्राफ है पी सॉल्यूशन का। ठीक है जी, ये वैल्यू थी पी नॉट ए और ये वैल्यू है पी नॉट बी। बाकी सारे डाटा यही रहेंगे। ये मोल फ्रैक्शन है और ये आपके पास वेपर प्रेशर है। अब धनात्मक विचलन का मतलब क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। धनात्मक विचलन का मतलब होता है आदर्श जो स्थिति है उससे कुछ बढ़ के मिलना। जो भी वेपर प्रेशर की बात करोगे तो हमें जो आदर्श स्थिति है उससे कुछ बढ़ के मिलेगा। मतलब ये पी ए ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो धनात्मक विचलन में इस लाइन की ढाल है वो कुछ ऊपर से आपको गुजरती हुई नजर आएगी। कुछ ऊपर से गुजारनी है ताकि बढ़ी हुई नजर आए। मतलब जो जितना हमें मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है। मतलब पी ए है वो मिल रहा है ग्रेटर देन किससे? पी नॉट ए जीटा ए से। पी बी भी मिलेगा किससे? ग्रेटर देन पी नॉट बी जीटा बी से। और पी सॉल्यूशन भी मिलेगा ग्रेटर देन किससे? पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से। सारी बातें हमें ग्रेटर देन मिलेगी राउल्ट के लॉ से। तो कुछ नहीं करना है जी, आपको जो ढलान है वो आपको ऊपर से गुजार देनी है। जो आदर्श स्थिति का ग्राफ था उस स्थिति से ऊपर से आपको ढलान गुजार देनी है। तो वो सारे के सारे ग्राफ कैसे हैं, इसको आप डॉटेड से कर दीजिए, क्योंकि ये मेन ग्राफ नहीं है। इस लाइन को आप डॉटेड बना दीजिए, ये तो आइडियल है। और इसके कंपैरिजन में जो आपको रेड कलर के जो मार्कर से ग्राफ दिखाई दे रहा है वो ग्राफ कैसा है? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलियन का है। जो पी ए की लाइन है, पी ए ग्रेटर देन है पी नॉट ए जीटा ए से। पी बी की लाइन है वो पी बी ग्रेटर देन है पी नॉट जीटा बी से। और पी सॉल्यूशन भी ग्रेटर देन है पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से। मतलब सारी स्थितियां धनात्मक है राउल्ट के नियम से। बस, तो अब ऋणात्मक विचलन में तो आपको पता ही है, कुछ नहीं करना, कोई भी इश्यू नहीं है। आप आसानी से ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलियन है उसका ग्राफ इजीली बना सकते हैं। कोई भी चक्कर वाला काम आपके पास नहीं है। सेम वही ग्राफ, सबसे पहले आप जो है ऋणात्मक जो है आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना लेंगे। आपके पास कोई चक्कर वाला काम नहीं है, आप आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना लीजिए। सेम यही बनता है। मैं इसको डॉटेड करूंगा बिकॉज ये मेन ग्राफ नहीं है, डॉटेड है, इससे हमें कंपेयर करना है। ठीक है जी, मैं डाटा नहीं लिख रहा हूँ, डाटा सारे सेम वही हैं। आप अपने आप वही एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लेंगे, यहाँ वेपर प्रेशर लेंगे, कोई इशू वाला काम नहीं है। ये वाला जो ग्राफ है वो पी ए का है, ये वाला ग्राफ पी बी का है, ये पी एस का है, ये पी नॉट ए है और ये पी नॉट बी है। कोई सीन नहीं है, सॉरी। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। अब ऋणात्मक विचलन है, मतलब ढाल है वो इन ग्राफ के नीचे से होके गुजरने वाली है।
जो ग्राफ की ढाल है वो आपको नीचे से गुजार देनी है। जो आपको ब्लू मार्कर दिखाई दे रहा है वो मार्कर, वो ग्राफ है, वो किसका है? ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का है। देखिए जैसे ये पी था, इसके नीचे से होके गुजरी, मतलब आइडियल स्थिति, धनात्मक जो आदर्श स्थिति है उससे ऋणात्मक कंडीशन है। मतलब कहने का ये है कि जो पी ए है वो कम मिल रहा है किससे? पी नॉट ए जीटा ए से। पी बी है वो भी कम मिल रहा है किससे? पी नॉट बी जीटा बी से। और जो पी सॉल्यूशन है वो भी कम मिल रहा है किससे? पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से। तो सारी स्थितियां हैं वो मुझे कम मिल रही हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास सारे के सारे ग्राफ थे और जो इनके एग्जांपल्स थे, क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये हमारा आदर्श और अनादर्श विलयन का जो टॉपिक है वो कंप्लीटली पूरा हो जाता है। और अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्मों पे रहेगा। तो लगातार आप अपने काम करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, अपने घर रहिए और सुरक्षित रहिए।